खबर की शुरुआत करेंगे पाली से। बड़ी खबर है, पाली में आज से शुरू होने वाला है राष्ट्रीय जम्बूरी। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करने वाली हैं। देश भर से 35,000 स्काउट इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही 1500 विदेशी गाइड्स भी यहां भाग ले रहे हैं। बता दें कि 56 साल बाद राजस्थान में ये आयोजन हो रहा है। 220 हेक्टेयर में जम्बूरी स्थल बनाया गया है। जम्बूरी में बता दें कि 50 बेड का अस्पताल बनाया है। जम्बूरी में 1700 शौचालयों का निर्माण भी कराया है। 6 लाख लीटर क्षमता की पेयजल टंकी भी यहां पर बनाई गई है। तो आज से पाली में शुरू होने वाला है राष्ट्रीय जम्बूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करने वाली हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम में देश भर से 35,000 स्काउट गाइड्स शामिल होंगे। इसके साथ ही 1500 विदेशी गाइड्स भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। 56 साल के बाद राजस्थान में इसका आयोजन हो रहा है। 220 हेक्टेयर में जम्बूरी स्थल को बनाया गया है, जिसमें 50 बेड का अस्पताल बनाया है। जम्बूरी में बता दें कि 1700 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है और इसके साथ ही पानी की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। 6 लाख लीटर क्षमता की यहाँ पर एक पेयजल टंकी भी बनाई गई है। और बता दें कि आज इसका उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने वाली हैं। तो पाली में आज से शुरू होने वाला है राष्ट्रीय जम्बूरी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी और इसका उद्घाटन भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। इस राष्ट्रीय जम्बूरी में देश भर से 35,000 स्काउट गाइड्स शामिल होंगे। 1500 विदेशी गाइड्स भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि 220 हेक्टेयर में जम्बूरी स्थल जो है उसका निर्माण कराया गया है, जिसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ बता दें कि 50 बेड का अस्पताल है और 1700 शौचालयों का निर्माण भी कराया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी श्याम सुंदर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर, क्या कुछ जानकारी आज के कार्यक्रम को लेकर? जी, ये 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी है, जिसका आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शुभारंभ करेगी। इस शुभारंभ कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत प्रदेश सहित देश भर के स्काउट गाइड व अन्य देशों के भी स्काउट गाइड भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। करीब 35,000 स्काउट गाइड है जो भारत के हैं, वहीं 1500 स्काउट गाइड है पूरी तरह से। और इस बार पहली बार सूर्य किरणों का भी प्रदर्शन करेंगे। तो सैनिक है जो सूर्य किरणों का प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर। ये प्रदेश में 56 साल बाद 1956 के बाद अब पहली बार ये राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित हो रही है, जिसको लेकर 220 हेक्टेयर में जम्बूरी स्थल तैयार किया गया है, जिसमें एक बड़ा स्टेडियम बनाया गया है, 50 बेड का अस्पताल बनाया गया है। तो स्टेडियम को लेकर भी इसमें जम्बूरी में बांग्लादेश, घाना, मलेशिया, सऊदी अरब, मालदीव, नेपाल और थाईलैंड के स्काउट गाइड भी भाग लेंगे। यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटी, राफ्टिंग, स्काई साइकिलिंग, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी का भी आयोजन होगा। और पहली बार यहाँ पर सेना के जवानों की भी भागीदारी होगी। इसमें वायु सेना के विमानों द्वारा राष्ट्रीय पर्व पर किया जाने वाला सूर्य किरण का प्रदर्शन भी किया जाएगा। वहीं बीएसएफ के जवानों द्वारा ऊँटों पर प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। इस शिविर का उद्देश्य है स्वयं सेवकों में अनुशासन, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय भाव का जागृत करना। जी 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 बिल्कुल श्याम सुंदर, देखिए 56 साल बाद ये जो राजस्थान में आयोजन होया जा रहा है, इसको बताया जा रहा है कि इसको लेकर देशी ही नहीं, बताते कि विदेशी 1500 विदेशी गाइड्स भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्या जानकारी इसको लेकर? 1956 में पहली बार यहाँ पर जयपुर में ये प्रतियोगिता राजस्थान में आयोजित हुई है और 67 वर्ष बाद अब ये दूसरी बार पाली में आयोजित हो रही है। इस जम्बूरी को लेकर पूरी तरह से स्काउट गाइड के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सक्रिय है, लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्काउट गाइड के कमिश्नर है निरंजन आर्य है, जो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। वो पूरी जम्बूरी का भी इसमें सबसे बड़ा योगदान उनका रहा। चलिए श्याम, आप पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षा पेपर लीक में अपडेट आपको बता दें, आरोपियों पर अब 25,000 का इनाम घोषित हो गया है। जो भी फरार आरोपी हैं जैसे कि भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका, इन पर इनाम घोषित कर दिया गया है। दोनों ही फरार आरोपियों पे बता दें कि 25,000 का इनाम घोषित है। पुलिस मुख्यालय ने ये इनाम घोषित किया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये आपको दे रहे हैं पेपर लीक मामले में। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है जो सेकेंड ग्रेड टीचर परीक्षा पेपर का परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था उसमें अपडेट ये है कि जो आरोपी हैं उन पर अब इनाम घोषित कर दिया गया है। फरार आरोपी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका पर इनाम घोषित किया गया है। दोनों ही जो आरोपी हैं वो फरार हैं और इन दोनों पर ही 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने ये जो 25,000 का इनाम है इन दोनों ही फरार आरोपियों पर घोषित किया गया है। सेकेंड ग्रेड टीचर परीक्षा पेपर लीक में ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। फरार आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने ये इनाम जो है वो घोषित किया है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, जो पेपर लीक में जो आरोपी हैं उन पर अब इनाम घोषित कर दिया गया है पुलिस मुख्यालय के द्वारा, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए 23 दिसंबर को उदयपुर में जब कि पेपर लीक कांड का जो मामला उजागर हुआ था, स्कैंडल उजागर हुआ था, जिसमें सेकंड ग्रेड परीक्षा का पेपर जो है लीक किया गया था, उसको बस में सॉल्व कराया गया था। उसकी जब पड़ताल हुई इसमें सामने आया कि भूपेंद्र सारण जो कि मूल रूप से जयपुर का जालोर का रहने वाला है और जयपुर में रहता है, वहीं पर सुरेश ढाका जो कि एक नामी कोचिंग का संचालक है और जयपुर में कोचिंग चलाता है, इन दोनों के नाम भी सामने आए थे मैन सरगनाओं में। उसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की लेकिन उनको अभी तक पता नहीं चल सका। ऐसे में अब पुलिस मुख्यालय में डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देशों के बाद में 25,000 रुपए का इनाम जो है पीएसयू की ओर से भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के ऊपर घोषित किया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से इनामी जो राशि है वो जारी की गई है और पुलिस अब इनकी तलाश कर रही है। इससे पहले भी पुलिस ने भूपेंद्र सारण की जयपुर स्थित आवासों पर ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की, उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया, पत्नी की संपत्ति को दस्तावेज को बरामद किया, लेकिन अब तक भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के खिलाफ अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली, आखिरकार वे कहाँ है। ऐसे में पुलिस के डीजीपी की ओर से ये इनाम अब घोषित किया गया है। जी बिल्कुल विष्णु, देखिए इनाम घोषित कर दिया गया है, दोनों ही आरोपी फरार चल रहे। पुलिस की तफ्तीश में अभी तक क्या कुछ जानकारी सामने आ पाई है? देखिए जो बेकरिया थाना इलाका जो कि उदयपुर में पड़ता है, जब ये सामने आया कि सांचौर से जालौर से आ रही बस उदयपुर में आ रही बस में एक ये लोक परिवहन सेवा की जो बस थी उसमें पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है, तब बेकरिया थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें पेपर लीक करने के संबंध में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम जो है उसके तहत जो एक मुकदमा दर्ज हुआ, उनमें पूछताछ जो लोग पकड़ में आए थे उनसे पूछताछ में सामने आया कि ये जो पेपर था उनको सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण। ठीक है विष्णु, आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे, पूरे मामले पे नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते और देखिए कोटा के VMOU की परीक्षा का पेपर आउट होने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया है। मंगलवार को हुई विश्वविद्यालय की हिंदी साहित्य की BA द्वितीय वर्ष की परीक्षा का पेपर एग्जाम से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया में कई माध्यमों से वायरल हो गया। इस पेपर में प्रदेश भर के विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों के 115 परीक्षा केंद्रों पर करीब 5,000 परीक्षार्थी शरीक हुए, लेकिन पेपर शुरू होने से पहले वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में उत्तर की के साथ धड़ल्ले से वायरल हो गया, जो कि सैकड़ों विद्यार्थियों के पास तक पहुंच चुका था। ज्यादा जानकारी लेंगे इस मामले को लेकर, सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? देखिए कल वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर लीक होने की सूचना के बाद हड़कंप मचा हुआ था। उसके बाद VC ने इस मामले में जांच कमेटी गठित करने जांच दल को जयपुर या कोटा से जोधपुर भेजने की बात कही थी, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ था वो जोधपुर के एक सेंटर का बताया जा रहा, हालांकि बताया जा रहा है कि वहां उस सेंटर पर CCTV कैमरे लगा दिए, पुलिस का तत्काल वहां जाब्ता तैनात कर दिया गया, लेकिन फिलहाल इस मामले में पूरी तरह से जांच अभी हुई नहीं है। आज जो है वहां के कुछ जो परीक्षा केंद्र आयोजन करवाने वाले जिम्मेदार लोगों से आज जो जांच दल है वो पूछताछ करेंगी, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये कही जा सकती है कि
एक पेपर जो आज होने वाला था उनकी भी जो है वो लीक होने की पेपर जो व्हाट्सएप पे आने की सूचना मिल गई थी। हालांकि उसकी पुष्टि पूरी तरह से अभी तक किसी ने नहीं की है, लेकिन जो हिंदी साहित्य का पेपर था कल जो हुआ 3:30 से 5 बजे के बीच जो हुआ था, वो 3:30 बजे के पहले ही जो पश्चिम राजस्थान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया था। उसके बाद हाड़ौती अंचल में पहुंच गया, क्योंकि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का जो विश्वविद्यालय है वो यहाँ कोटा में ही है। उसके बाद हड़कंप पूरा मचा। उसके बाद में वीसी सहित अन्य जो यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारी है उनमें कलबली मची और तत्काल जांच दल वहां से भिजवाया और पूरे मामले की जांच करने की बात कही। लेकिन लगातार पेपर लीक प्रकरण बढ़ने के बाद कोचिंग नगरी में एक अलग तरह का ये प्रकरण पहले से बढ़े हुए हैं और उसके बाद में निश्चित रूप से जो युवा है जो लगातार परीक्षा दे रहे हैं उनमें न केवल आक्रोश व्याप्त होता बल्कि तनाव जैसी घटनाएं बढ़ती है और ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जांच करने की बात की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ आता है, क्या तस्वीर साफ होती है। प्रकाश की देखने वाली ही बात होगी कि जांच में क्या कुछ आता है, जांच शुरू होनी चाहिए क्या। लेकिन इनके बारे में ये कहां से पेपर लीक हुआ, क्या इस बारे में कोई अभी तक जानकारी मिल पाई है? किस नंबर से हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप्स में लीक? देखिए 115 सेंटर जो प्रदेश में है वहां पेपर ये जो है आयोजित करवाए गए थे प्रदेश में और 65 सेंटर जो है जोधपुर अंचल में उधर उस इलाके में थे और जो पेपर लीक हुआ था वो जोधपुर के एक सेंटर का बताया जा रहा। हालांकि तत्काल टीम बिठा दी गई और अभी देर शाम तक भी वो पुष्टि नहीं कर पाएगी पेपर लीक हुआ। लेकिन जब व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हिंदी साहित्य का पेपर जो चल रहा है वो पहले पेपर शुरू होने से पहले ही जब सोशल मीडिया ग्रुप पे आ गया तो हड़कंप मचा। वहां जांच करवाई जा रही है और जो पेपर लीक करने जो होने की घटना है वो जोधपुर अंचल की बताई जा रही है। हालांकि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहां जोधपुर है और जो मुख्य जो यूनिवर्सिटी है वो कोटा में स्थित है। जब इसकी जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की पहचान देश के सुदूर अंचलों तक है, एक अलग अपनी पहचान रखते हैं और जब इस तरह से पेपर लीक होने की सूचना जब आती है तो निश्चित रूप से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। उन सवालों का जवाब शायद यूनिवर्सिटी प्रशासनिक अधिकारी के पास फिलहाल नहीं है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जल्दी इसमें जांच करके क्या तस्वीर साफ होगी वो यूनिवर्सिटी प्रशासनिक अधिकारी जब मीडिया से मुखातिब होंगे तभी कुछ कहा जा सकता है। जी ओम प्रकाश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो जांच है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, जांच कब तक क्या शुरू होगी? आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे आगे की खबरों पर भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा से ही एक बड़ी खबर है। कोटा में डर्टी प्रोफेसर मामले में अपडेट बता दें, सहयोगी की जमानत अर्जी पर आज फैसला होगा। 2 दिन पहले जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी। आरोपी सहयोगी को जमानत मिलेगी या नहीं या ये खारिज हो जाएगी, इस पर आज फैसला होगा। दोपहर बाद बता दें कि पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। वहीं भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने इस मामले को विधानसभा में उठाने की भी चेतावनी दी है। डर्टी प्रोफेसर ने अपने चहेतों को खाली पुस्तिका में भी बता दें कि नंबर दे दिए थे। डर्टी प्रोफेसर के साथ आरोपी छात्र और सहयोगी फिलहाल जेल में बंद है। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, आज आर या पार की स्थिति होगी उस छात्रा के लिए? देखिए डर्टी प्रोफेसर के मामले में गिरफ्तार छात्रा जो ईशा यादव है उनको उनकी जमानत अर्जी पिछले दिनों कोर्ट में पेश की गई थी। 2 बार उनके वकील ने इस जमानत अर्जी पर बहस के लिए समय मांगा था। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा और आदेश के लिए जो है 4 जनवरी का समय दिया। आज दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो आरोपी छात्रा ईशा यादव है उनको जमानत मिलेगी या फिर से जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि यदि जमानत मिल भी गई तो भी उनको प्रोडक्शन वारंट पे एसआईटी की टीम उनको गिरफ्तार कर सकती है। और क्योंकि डर्टी प्रोफेसर के मामले में अब लगातार कई मामले बढ़ रहे हैं और मामले बढ़ने के बाद ईशा ही नहीं बल्कि अन्य आरोपियों की परेशानियां उनकी भी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। लगातार अब आधा दर्जन आरोपी अब एसआईटी की टीम में नामजद हो चुके हैं और अब लगातार उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कोर्ट में अब ईशा यादव की जमानत अर्जी पर दोपहर बाद में सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि इस पर क्या कोर्ट फैसला लेता। लेकिन इतना कहा जा
सकता है कि अब डर्टी प्रोफेसर के इस मामले में ये कहा जा सकता है कि कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि 3 मामले अब दर्ज हो चुके हैं, जबकि शिक्षा जो सहायक प्रोफेसर है उन्होंने भी इस डर्टी प्रोफेसर सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ अस्वस्थ मांगी जाती है, दूसरी तरफ परीक्षा को मौज मस्ती और अय्याशी का अड्डा बना लिया जाता है। तो ये तमाम जो तथ्य, तमाम जो पहलू जब एसआईटी की टीम के सामने आते हैं और गंभीर धाराओं में जब मामला दर्ज होता है, तो निश्चित रूप से एसआईटी की टीम कई चेहरों को बेनकाब करके उनको जल्द गिरफ्तार कर सकती है। फिलहाल 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 3 अन्य जो नामजद आरोपी है 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। और उनमें से देखिए आज जो है दोपहर बाद ही पूरी तस्वीर सामने आ पाएगी कि ये जेल पे ही बंद रहेंगे या फिर इन्हें जमानत मिल जाएगी। दोपहर बाद पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश जो पूरा लिंक है, जैसे जैसे एसआईटी अपनी जांच में पड़ताल शुरू करेगी तो जो पूरा लिंक होगा इन तीनों के अलावा भी जो पूरा इनका ग्रुप होगा उसका खुलासा हो सकता है जल्द ही। निश्चित रूप से कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा मामला जब डर्टी प्रोफेसर द्वारा बेखौफ होकर जो अस्वस्थ मांगी जाती है, न केवल 1 या 2 छात्राओं से बल्कि यूनिवर्सिटी के ज्यादा से ज्यादा छात्राओं से, शिक्षिकाओं से, संविदा कर्मियों से, अन्य से, और उनको प्रताड़ित परेशान किया जाता है। और ठीक है, चलिए ओम प्रकाश आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट्स लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और देखिए जोधपुर में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग से लूट का मामला सामने आया है। लूट की वारदात तब हुई जब बुजुर्ग एसबीआई बैंक से पैसे निकालकर बाहर आया था। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। वारदात फलौदी थाना क्षेत्र की है। जानकारी ये भी है कि पीड़ित बुजुर्ग पंप ड्राइवर है। वो मंगलवार को अपने खाते से 50,000 रुपए निकलवा कर सामने चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। तभी एक अज्ञात व्यक्ति उसकी थैली को चुराकर भाग निकला। हालांकि चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश में जुट गई है। और दौसा स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की इस योजना को देश में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए चलाया जा रहा है, जिसके तहत दौसा और बांदीकुई स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाने के लिए चयनित किया गया है। जिले में अमृत भारत स्टेशन योजना को लेकर रेलवे अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में दौसा के आम लोगों से रेलवे स्टेशन के विकास को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। इस अवसर पर दौसा सांसद जसकौर मीणा भी मौजूद रहे। इस बैठक में दौसा शहर के प्रबुद्ध जनों ने रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण, यात्री सुविधाएं और सुरक्षा से जुड़े बिंदुओं को लेकर सांसद और रेलवे के अधिकारियों के समक्ष सुझाव रखे और कार्य योजना तैयार की गई। रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण, ऐतिहासिक सौंदर्यीकरण, आध्यात्मिक सौंदर्यीकरण और इसके साथ साथ यात्रियों की संपूर्ण सुविधाएं, चाहे वो यात्री महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, उन सब के लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं रेलवे स्टेशन पर होनी चाहिए। इस बारे में बहुत ज्यादा आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, पर ये अमृत भारत योजना है, अमृत भारत स्टेशन योजना है, जिसके अंतर्गत रेलवे का प्लान है कि दौसा स्टेशन और बांदीकुई स्टेशन है उसका रीडेवलपमेंट का वर्क लिया जाएगा। और देखिए राजस्थान बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति 2022 के तहत राजस्थान में सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई प्रदेश में मजबूरीवश खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा। सरकार उनके लिए आश्रय तैयार करेगी और इसके लिए हर शहर, संभाग और जिले के स्तर पर सर्वे कर काम किया जाएगा। ये योजना सरकार ने बजट में घोषित की थी, लेकिन अब विभागीय मंत्री टीकाराम जूली ने विभागीय समीक्षा के बाद कहा है कि योजना के क्रियान्वयन के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में चर्चा हुई है। इसमें बड़े पैमाने पर जरूरतों का सर्वे होगा। हर संभाग, जिले और पंचायत समिति स्तर पर आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। उन सभी को 50,000 तक के लोन में भी मदद सरकार के द्वारा की जाएगी। योजना को लेकर टीकाराम जूली से बात की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से बेघर लोगों के पुनर्वास को लेकर के एक नई नीति तैयार की जा रही है। किस तरह से पुनर्वास की तैयारी है, क्या राजस्थान में किया जाएगा, एक बहुत ही अलग तरह की योजना है जो मंत्री टीकाराम जूली हमारे साथ में मौजूद हैं। साहब, आपने एक बड़ी घोषणा की है, नई नीति आप ला रहे हैं, पुनर्वास केंद्र बनाएंगे और एक इस तरह के आश्रय स्थल आप पूरे राजस्थान में न सिर्फ संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, बल्कि पंचायत समिति स्तर तक
बनाने जा रहे हैं, क्या तफसील है इसकी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये बजट घोषणा है, जिसको अभी 26 तारीख को कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही 27 को जैसे ही नोटिफाई हुई, तो आज हमने पहली बैठक भी इसके लिए रखी है। और ये एक ऐसी स्कीम है, योजना है, जो खासतौर से गरीब लोगों के लिए है। ऐसे लोग जिनको आज भी आश्रय नहीं है, खुले में बाहर सोते हैं, बाहर रहना पड़ता है, जो काम करने के लिए आते हैं या भीख मांग के अपना गुजारा निकालते हैं, इस टाइप के जो एकदम ही जो गरीब लोग हैं, उनके लिए हमारी ये नीति है, जिनको हम आश्रय स्थल उपलब्ध कराएंगे। वहाँ पे पूरी सुविधाएं रहेंगी, टॉयलेट्स रहेंगे, किचन वहाँ रहेगी, वो लोग आराम से वहाँ रह सकेंगे, वहाँ उनकी रहने की, रुकने की सारी व्यवस्था हमारे विभाग के द्वारा की जाएगी। सबका पहले सर्वे कराकर उनके आई कार्ड बनाए जाएंगे और उसके बाद उन लोगों को इस स्कीम का लाभ भी देंगे। उसके बाद RS। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं प्रदेश में कड़ाके की सर्दी की। प्रदेश भर में कड़ाके की जो ठंड है वो शुरू हो गई है। कई इलाकों में तो पारा 5 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। इसके साथ ही अगले 3 से 4 दिन सीवियर कोल्ड वेव का दौर जारी रहने के साथ साथ घना कोहरा भी छाए रहने के आसार हैं। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं सीकर, कोटा, जैसलमेर और भरतपुर से। इन चारों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो घना कोहरा है वो इन चारों ही जिलों में देखने को मिल रहा है। और चलिए देखिए, हमारे साथ सहयोगी अलग अलग जगह से लगातार जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की ठंड देखने को मिल रही है। सहयोगी दीपक पुरी भरतपुर से जुड़ रहे हैं, ओम प्रकाश जुड़ रहे हैं कोटा से, संदीप हुडा सीकर से और श्रीकांत व्यास जैसलमेर से। सबसे पहले दीपक, आपके पास आते हुए, भरतपुर में सर्दी को लेकर क्या कुछ अपडेट है? टेम्परेचर क्या है फिलहाल भरतपुर में? देखिए, बिल्कुल रिस्का, भरतपुर में सर्दी का सितम लगातार जारी है और टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री पहुंच चुका है। पहले 5 डिग्री तक जो तापमान है वो देखने को मिल रहा था और अब 2 डिग्री के तापमान पहुंचने पर जो है सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लोगों को सर्दी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। अगर लोग अपने घरों में हैं तो वो कपड़ों में जो है रहकर के सर्दी से बचाव कर रहे हैं और घर से बाहर जो लोग हैं उनका सर्दी से बचने का सिर्फ एकमात्र सहारा है अलाव जला करके वो जो है सर्दी से बचने का जो है उपाय कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी का लगातार जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में ये जो सर्दी है, अब जो पाला है वो भी पड़ने लगा है और जो कृषि विभाग है उसने किसानों को जो है जागरूकता अभियान चला करके हिदायत दी कि जो फसल है उसको पाले से बचाने के लिए आप अपनी फसल में जो है पानी दें और जो अन्य जो दवाई है उनके छिड़काव की जानकारी भी वो दी गई है। यानी कि कहा जा सकता है कि अब जो अधिक सर्दी पड़ रही है वो फसलों के लिए भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक है और कोहरा भी जो है देखने को मिल रहा है। कोहरे से जो है जनजीवन जो है प्रभावित है। मैं इस वक्त ग्रामीण इलाके में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि धुंध जो है वो चारों तरफ आपको नजर आ रही होगी और धुंध के कारण जो है लोग जो है परेशान हो रहे हैं रिस्का। और ऐसे में लोग जो है देखो अलाव का सहारा लेकर के यहाँ पर बिल्कुल दीपक, जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, धुंध छाई हुई है, कोहरा देखने को मिल रहा है, लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर है। देखिए, आपके पास एक बार फिर से लौटूंगे, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करूंगी कोटा से, ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, कोटा की बात की जाए, जिस तरह से दीपक बता रहे थे कि भरतपुर में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, हम अगर कोटा की बात की जाए तो कोचिंग नगरी कोटा में क्या हाल है? देखिए, कोचिंग नगरी में भी सर्दी का सितम जारी है और प्रदेश के अन्य जिलों की तरह यहाँ भी अलाव का सहारा लेकर गर्म कपड़े पहनकर लोग सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, न्यूनतम ही नहीं बल्कि अधिकतम तापमान में भी कोचिंग नगरी में गिरावट दर्ज की है। जो न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री के आसपास पहुंचा हुआ है, जबकि अधिकतम जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की हुई है। हालांकि आज दूसरे दिन कोहरा थोड़ा सा कम है, लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन ये कहा जा सकता कि कोहरा आज भी बरकरार है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये यहाँ जो है किशोर सागर तालाब के आसपास की तस्वीरें और सबसे जो बड़ी बात कही जा सकती है, क्योंकि हाड़ौती और कोटा के आसपास नदी नाले और जो नदियों का जो संगम होता है, कई वहाँ जो पानी भराव वाले स्थानों में आसपास में जो है तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज होती है और वहाँ सर्दी का सितम कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि लोग सर्दी से बचने का जतन करते हैं, लेकिन उन इलाकों में और विशेष तौर से उन क्षेत्रों को जहाँ
ओम प्रकाश, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत राहत मिली है कोचिंग नगरी के वासियों को, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। सहयोगी सीकर से संदीप भी जुड़े हुए हैं। संदीप, जैसा कि भरतपुर और कोटा से हमने देखा कि सर्दी का सितम वहां पर जारी है, सीकर की क्या बातचीत की जाए तो सीकर में क्या टेम्परेचर है फिलहाल? देखिए ऋषिका, शेखावाटी अंचल की बात की जाए तो ये वो इलाका है जो पिछले कुछ दिन से प्रदेश में सबसे ठंडा है। तापमान अगर कल सुबह की बात की जाए तो -1 डिग्री तापमान था और आज भी जो है वो तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। जिस तरह से अभी ठंड है, क्योंकि तापमान है वो थोड़ी देर बाद जो ऑफिशियल तापमान है वो 10:30 बजे आता है, लेकिन पिछले कुछ दिन से जो पारा है वो लगातार जमाव बिंदु के आसपास चल रहा है। दूसरी तरफ जो कोहरा है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से घना कोहरा है वो छाया हुआ है और ये रात को 12 बजे के बाद से जो कोहरा है वो जबरदस्त कोहरा इस इलाके में छाया हुआ है, जिससे कि बहुत ही कम दूरी पर जो लोग हैं वो देख पा रहे हैं। और खासतौर पर सबसे ज्यादा परेशानी जो उठानी पड़ रही है वो वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि इतनी ठंड में जो है बाहर निकलना और उसके बाद इस कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे पाना, ये बड़ी मुश्किल का समय है। और साथ साथ जिस तरह से इस वक्त हम खेतों में है ऋषिका, तो ये जो कोहरा जो है वो फसलों के लिए एक बड़ी संजीवनी साबित होगा, क्योंकि बिल्कुल संदीप, देख सकते हैं हम तस्वीरों में कि किस तरह से घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है, विजिबिलिटी काफी कम रह गई है। श्रीकांत भी हमारे साथ जैसलमेर से जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, जैसलमेर में क्या कुछ टेम्परेचर है? जैसे कि अभी अन्य सहयोगी बता रहे थे कई जगह कोहरा छाया हुआ है। जैसलमेर की बात की जाए तो जैसलमेर में क्या फिलहाल स्थिति है ठंड की? जैसलमेर में लगातार जो है वो सर्दी का असर जारी है और लोगों को ये ठंड पसंद आ रही है क्योंकि इसमें पर्यटक पहुंचते हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त बाजार में हूँ, सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं और जो पारा है वो बात करें तो 60 डिग्री तक पहुंच चुका है। हालांकि सर्दी जो है वो दिनों दिन घटती जा रही है। पहले सर्दी ज्यादा थी, लेकिन अभी भी जो है बीच में जो 2 दिन आए हैं ये थोड़े राहत भरे हैं, लेकिन अब जो है मौसम विभाग ने चेतावनी जताई है कि आने वाले दिनों में सर्दी का असर बढ़ेगा। सुबह सुबह केवल जो है मार्केट जहां 7 बजे पर्यटकों के लिए खुल जाता था, तो अब जैसे नए साल के 2-4 दिन निकल चुके हैं। बिल्कुल, जैसा कि जैसलमेर में देख सकते हैं कि लगातार सर्दी जो है पूरे प्रदेश भर में बढ़ती जा रही है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।